Chapters 133 Thanks for letting me kill you, 134 Hunting down, 135 Northern Dark Ice Soul, 10 Extreme Talents, 136 Clash of Brawn and Brain. चैप्टर स्टार्ट फुल स्पीड से दौड़ते हुए फैंग युआन के सामने पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे उससे टकराने आ रहे हों, और वो बड़ी फुर्ती से उनसे बचता हुआ अपने पैरों से धक्का देकर आगे बढ़ रहा था। उसके दाएं कान में झाड़ों जैसी चीजें हिल रही थी और उसके पीछे एक तगड़ा लाइटनिंग वुल्फ था जिसे उसने जानबूझकर गुस्सा दिलाया था। साथ ही कुछ 100 तंदुरुस्त आम लाइटनिंग वुल्व्स भी थे। लाइटनिंग वुल्व्स की स्पीड उससे तेज थी, खास करके उस तगड़े लाइटनिंग वुल्फ की। उसका पतला सा जिस्म उस मुश्किल जमीन पर भी बड़ी तेजी से दौड़ रहा था। ये देखकर कि फैंग युआन बस पकड़ा ही जाने वाला है, अचानक उसके जिस्म के चारों तरफ रोशनी की लहरें उठी और वो गायब हो गया। तगड़े लाइटनिंग वुल्फ को अपने कदम रोकने पड़े और वो हैरानी से आसपास देखने लगा। फैंग युआन काफी दूर दौड़ चुका था इससे पहले कि वो दोबारा प्रकट हुआ। तगड़े लाइटनिंग वुल्फ की नजर बहुत तेज थी, उसने फौरन उस ढूंढ लिया। वो गुस्से से गुर्राया और फिर से फैंग युआन के पीछे लग गया, और वो जो आम लाइटनिंग वुल्व्स थी वो उसके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। फैंग युआन मन हाय मन हंसा और दौड़ता रहा। यही चीज बार बार करने के बाद आखिरकार वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। इस बार उसने अपने आप को पूरी तरह से अदृश्य कर लिया। पीछा करते हुए आया भेड़ियों का झुंड उस जगह पर सूंघने लगा जहां फैंग युआन गायब हुआ था, और जल्द ही तगड़े लाइटनिंग वुल्फ को अपना नया शिकार मिल गया। ज्यादा दूर नहीं, पहाड़ी घाटी में 5 गू मास्टर्स भेड़ियों के एक झुंड से लड़ रहे थे। आओ! तगड़े लाइटनिंग वुल्फ का आईक्यू लिमिटेड था, वो फौरन फैंग युआन को भूल गया। उसने अपना सर घुमाया और गुर्राया, और उसके पीछे के लाइटनिंग वुल्व्स घाटी के बैटलफील्ड में तूफानी लहरों की तरह घुस गए। ये कैसे हो सकता है? लड़ाई में उलझा एक गू मास्टर यह सीन देखकर मायूस हो गया। क्या ये नहीं कहा गया था कि हर भेड़ियों के झुंड का अपना एक मोबिलिटी रेंज होता है? हमने इतनी मेहनत करके एक तगड़े लाइटनिंग वुल्फ को मारा और यहां दूसरा आ गया। हम तो गए काम से। जल्दी से क्लैन को मदद के लिए सिग्नल भेजो। भेड़ियों के इस नए झुंड के शामिल होते हाई गू मास्टर्स पर प्रेशर बढ़ गया, उनकी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। जांच करने वाले गू मास्टर ने अपने हाथ से एक गू वर्म फेंका। यह गू वर्म एक सुनहरी गोल गेंद जैसा था, लेकिन उसके रंग बिरंगे पंख थे। वो हवा में उड़ा और फट गया, एक सतरंगी आग में बदलकर, जो 50 किलोमीटर दूर से भी देखी जा सकती थी। यह सिग्नल गू था, एक रैंक 1 का इस्तेमाल करके खत्म हो जाने वाला गू वर्म, जिसे अक्सर सिग्नल्स भेजने के लिए उस किया जाता था। सिग्नल भेजे दिया गया है, सब लोग टिके रहो, रिइंफोर्समेंट्स का इंतजार करो। ग्रुप लीडर ने सही वक्त पर चिल्लाकर कहा, जिससे उनका मराल थोड़ा बढ़ा और उनके लड़ने का जज्बा भी संभाल गया। सब बेकार है। फैंग युआन एक चट्टान के ऊंचे हिस्से पर प्रकट हुआ, नीचे देखते हुए उसका दिल ही दिल में मजाक उड़ा रहा था। इस गू मास्टर ग्रुप की हालत की जांच वो पहले ही अच्छी तरह से कर चुका था। आसपास का सबसे नजदीकी ग्रुप भी भेड़ियों के घेरे में गहराई तक फंसा हुआ था। भेड़ियों के उस झुंड को भी फैंग युआन ने ही उन्हें रोकने के लिए ललचाया था। लाइटनिंग वुल्व्स को मारने पर हर एक के 10 मेरिट पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन बैटलफील्ड पर गू वॉर्म्स को हासिल करके उन्हें क्लैन के बड़ों तक पहुंचाने के कम से कम 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। ऐसा 2-3 बार करने के बाद मेन 3 स्टेप फ्रेग्रेंट ग्रास गू एक्सचेंज कर पाऊंगा, फैंग युआन ने अपने दिल में सोचा। उसकी साजिश के नीचे असगू मास्टर ग्रुप की किस्मत सील हो चुकी थी। अब मैं बस उनके खत्म होने का इंतजार करूंगा, फिर मेन लाइटनिंग वुल्व्स के झुंड को दूर ले जाऊंगा और यहां गू वॉर्म्स लेने वापस आऊंगा। फैंग युआन पास के एक पेड़ के पास गया और आराम से बैठ गया। कोई भी मरना नहीं चाहता था, इसलिए ये गू मास्टर्स जो लगाकर विरोध कर रहे थे। फैंग युआन ने 1000 जानवरों के राजा फ्रेंजी लाइटनिंग वुल्फ को लालच देने का रिस्क नहीं लिया था, बल्कि उसने तगड़े लाइटनिंग वुल्व्स को चुना था, जिससे उन्हें थोड़ी देर और संघर्ष करने का मौका मिल गया। खासकर जब उनके बीच में फैंग युआन का एक हारा हुआ प्रतिद्वंदी भी था, गू यू मैन शी। उसके पास मोनोलिथ गू था और उसकी डिफेंस बहुत मजबूत थी, इसलिए वो अकेला हाई कई लाइटनिंग वुल्व्स के हमले रोक सकता था। लेकिन यही वजह थी कि फैंग युआन ने उनके ग्रुप को चुना था। गू वर्म जितना ज्यादा कीमती होगा, उस वापस करने पर उतने ही ज्यादा मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। मोनोलिथ गू को वापस लाने पर फैंग युआन को लगभग 3900 मेरिट पॉइंट्स मिल सकते थे, और इससे बैटल मेरिट बोर्ड पर उसकी पोजीशन कम से कम 20 स्थान ऊपर चली जाती। बिल्कुल, चीशन, मोयान और किंगशू के गू वॉर्म्स मोनोलिथ गू से ज्यादा कीमती थे। लेकिन चीशन के ग्रुप में गू यू चीशी था, जिसके पास स्नेक कम्युनिकेशन गू था,
जो गर्मी के जरिए जीते जागते प्राणियों का पता लगा सकता था। फैंग युआन का अदृश्य होना उसके सामने बेकार था। रही बात मो यान की, उसके पास चीशी से भी ज्यादा ताकतवर जांच करने वाला गू मास्टर था, जिसके पास और भी कई तरीके थे। उसने अकेले ही क्लैन द्वारा दिए गए भेड़ियों के ठिकानों की जांच के मिशंस कई बार पूरे किए थे। किंग शू के ग्रुप में कोई मजबूत जांच करने वाला गू मास्टर नहीं था, लेकिन गू यू फैंग झेंग की मौजूदगी के कारण क्लैन ने उसकी रक्षा के लिए जरूर एक क्लैन एल्डर भेजा होगा, इसलिए अगर फैंग युआन उन्हें लालच देता तो ये मौत को दावत देना था। दूसरे डू क्लान्स के गू मास्टर्स के बारे में फैंग युआन उनसे परिचित नहीं था। दूसरों को फंसाना आसान काम नहीं था। इधर उधर से चुनने के बाद आखिरकार उसने कुछ ग्रुप्स पर फैसला किया और काफी देर तक उनका पीछा करने के बाद उसे एक सही मौका मिल ही गया। बाइनिंग बिंग सो रहा था जब लड़ाई की आवाजें उसके कान में पड़ी। उसने अपनी आंख थोड़ी सी खोली, उसकी आंखों की झलक में ठंडी रोशनी चमक रही थी। एक और बोरिंग सीन। वो चट्टान के किनारे सो रहा था और बस करवट बदलने से हाई यूज घाटी का साफ नजारा दिख रहा था। वो वापस सोने ही वाला था, लेकिन अचानक उसे एक शख्स दिखा। ओ! उसकी ऊँग में हैरानी चमकी जब उसने फैंग युआन को देखा। फैंग युआन पेट से टेक लगाए बैठा था, एक जंगली फल खा रहा था जो उसने वहीं से तोड़ा था, और ठंडेपन से बैटलफील्ड को देख रहा था। मदद करने का उसका कोई इरादा नहीं था। बाइनिंग बिंग को तुरंत दिलचस्पी हुई, उसने कभी ऐसा इंसान नहीं देखा था। बचपन से उसके आसपास के लोग सभी क्लैन के प्रति वफादार थे और रिश्तों नातों में डूबे रहते थे, लेकिन फैंग युआन में उसे एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ, अकेलापन और दुनिया से बेपरवाही का। कौन है ये? बाइनिंग बिंग के दिल में उलझन और दिलचस्पी पैदा हुई। जंगली फल वहीं से तोड़ा गया था, लेकिन अपने अनुभव से फैंग युआन बता सकता था कि वो नुकसानदेह नहीं था। फल रसीला, खट्टा और मीठा था। जब वो खा रहा था उसका दायां कान हिला, उसने कुछ सुना और वो नजदीकी था। बाइनिंग बिंग पहले चट्टान के ऊंचे हिस्से पर सो रहा था, लेकिन बिना कोई हरकत किए अर्थ कम्युनिकेशन के ग्रास यूज महसूस नहीं कर सका। लेकिन अब जब वो हिला तो उस तुरंत पता चल गया। फैंग युआन की आंख में बिजली सी चमकी जब उसने सफेद बालों और सफेद कपड़ों वाले एक नौजवान को देखने के लिए अपना जिस्म घुमाया, जो अपनी आइस ब्लेड चट्टान में घुसा कर उसके सहारे नीचे सरकता हुआ ज्यादा दूर नहीं उतरा। बाइनिंग बिंग! फैंग युआन की आंख सिकुड़ गई, उसने उस तुरंत पहचान लिया। किंग माओ पहाड़ का नंबर 1 जीनियस, बाई क्लैन के उत्थान का प्रतीक। रैंक 2 पर एक रैंक 3 के क्लैन एल्डर को मारने वाला, और इस कम उम्र में ही वो रैंक 3 तक पहुंच गया था। एक ऐसा अहम इंसान जो किंग माओ पहाड़ के पूरे पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बदल सकता था। अगर कोई दूसरा गू मास्टर अकेले बाइनिंग बिंग का सामना करता तो उनका चेहरा तेजी से बदल जाता, या तो घबराहट से या सतर्कता से। लेकिन फैंग युआन की नजर उस पर सिर्फ एक सेकंड के लिए टिकी और फिर वापस घाटी की तरफ चली गई। उसका चेहरा शांत था, लगभग बेपरवाह। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैंग युआन बाइनिंग बिंग के सारे ट्रम्प कार्ड्स और राज जानता था। बहुत साफ साफ। ओ! बाइनिंग बिंग उसकी तरफ चला आया, फैंग युआन को खाली नजरों से देखते हुए। उसका मुंह खुला, अपने शब्द को खींच रहा था। वो बड़े अजीब ढंग से फैंग युआन को घूर रहा था, जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रहा हो जो उसने पहले कभी ना देखी हो। वो और पास आता गया। वो जितना ज्यादा फैंग युआन को देखता, उसकी आंख उतनी ही ज्यादा चमकती और उसके दिल में उतनी ही ज्यादा दिलचस्पी बढ़ती। इस इंसान में मुझे एक जानी पहचानी सी महक क्यों ना रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उस पहले कहीं देखा है, जैसे बहुत पहले से हम दोस्त हैं। ये एहसास। बाइनिंग बिंग का दिल तूफान में था। दोस्त, ये शब्द। वो हमेशा इस पर शक करता था, इससे नफरत करता था और यहां तक कि इसके प्रति घिन महसूस करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका कोई दोस्त होगा। उसके आसपास के आम लोग, उन्हें सिर्फ उसकी प्रशंसा करने का अधिकार था, उन्हें उसका दोस्त बनने का कोई हक नहीं था। बाइनिंग बिंग हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी में कभी कोई दोस्त नहीं होगा, लेकिन अब अचानक उसे ये एहसास हुआ। ये एक रहस्यमयी एहसास था, लेकिन वो इसके बारे में बिल्कुल सुरे था। जब वो फैंग युआन को देखता तो यूज ऐसा लगता जैसे वो खुद को देख रहा हो। बाइनिंग बिंग थोड़ा ज्यादा ही पास आ गया और फैंग युआन ने मुड़कर अपनी गहरी काली ऊँग से उस साफ साफ घूरा। बिना किसी वजह के बाइनिंग बिंग उसकी नजर का मतलब समझ गया। ये एक चेतावनी थी। उसने अपने कदम रोक दिए, थोड़ा हैरान होकर, बहुत ही असभ्य ढंग से फैंग युआन को घूरते हुए कहा, अरे, तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग हो। अगर बाई क्लैन के गू मास्टर्स जो उससे परिचित ये सुनते तो वो पागल हो जाते, क्योंकि
उसके जन्म से लेकर अब तक बाइनिंग बिंग ने कभी किसी की इस तरह तारीफ नहीं की थी। फैंग युआन ने यूज अग्नो किया, अपना जंगली फल खाता रहा और घाटी की घमासान लड़ाई को देखता रहा। बाइनिंग बिंग फैंग युआन के चारों तरफ घूमने लगा, उस गौर से देखते हुए जैसे कि वो दुनिया की सबसे अजीब चीज को देख रहा हो। उसने हर एंगल से देखा, यहां तक कि जमीन पर बैठकर नीचे से ऊपर उसकी तरफ देखा। उसके रेशमी सफेद बाल जो एक क्रिस्टल की तरह बिल्कुल साफ तुरंत मिट्टी वाली जमीन पर आ गए, लेकिन उस कोई परवाह नहीं थी। उसका सफेद चोगा जमीन पर घसीट रहा था और उसने यूएस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। इस पल वो एक मासूम बच्चे की तरह था जो अपने खेल के साथी को देख रहा हो। उत्सुकता से फैंग युआन को एक तरस भरी नजर से देख रहा था, कई बार बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। बाइनिंग बिंग को लगा कि यूज फैंग युआन से बहुत कुछ कहना है, लेकिन जब वो बोलने वाला था उस लगा कि अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस लगा कि फैंग युआन समझता है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने पूछा, घाटी की लड़ाई में बिल्कुल भी मजा नहीं है, उसमें देखने जैसा क्या है? आधी बात में ही उसकी भुएं उठ गई, एक समझदारी का एहसास दिखाते हुए समझ गया। तुमने इस भेड़ियों के झुंड को यहां बुलाया है, तुम इन गू मास्टर्स को मारना चाहते हो, लेकिन तुमने खुद ये काम क्यों नहीं किया? ओ, सबूत छोड़ने से डरते हो। तुम बहुत ज्यादा सतर्क हो, तुम्हारे ऑरा से लगता है तुम्हारे पास पहले से हाई रैंक 2 कल्टिवेशन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सीधा जाकर ये काम खुद ही कर देता। अचानक वो ऐसे हंसा जैसे उसने बचपन में दुनिया का सबसे मजेदार खिलौना देख लिया हो। उसकी भुएं उछल रही थी। तुम सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो, तुम जो काम करते हो वो भी इंटरेस्टिंग है। ही, तुम मुझे पसंद आने लगे हो। फैंग युआन ने अपनी नजर हटाई, मुड़कर बाइनिंग बिंग को देखा। वो इस इंसान को जानता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये इंसान भी एक नेचुरल डेमन था। डेमन क्या होता है? दुनिया के रीति रिवाजों को छोड़कर इस दुनिया के लोगों को बेपरवाही से ट्रीट करना, अकेलेपन में डूबा हुआ और रिश्तों से नफरत करने वाला। ये इंसान फैंग युआन की परछाई जैसा था, बस फर्क ये था कि फैंग युआन इस रास्ते पर और गहरा उतर चुका था और बाइनिंग बिंग ज्यादा पूरे था। साफ शब्दों में उनकी आत्मा एक जैसी थी। अपनी पिछली जिंदगी की यादों में जब तीनों क्लान्स भेड़ियों की लहर से मुश्किल से बचे थे, इस आदमी ने तीनों क्लान्स का कत्ल कर दिया था और हरे भरे किंग माओ पहाड़ को एक नर की बर्फीली पहाड़ी में बदल दिया था। बाइनिंग बिंग, बाइनिंग बिंग। फैंग युआन ने अपने दिल में आह भरी, धीरे से कहा, तुम बहुत अकेले हो, है ना? बाइनिंग बिंग की एट बड़ी हो गई, जमीन पर बैठे हुए, लगातार सर हिलाते हुए, हमदर्दी जताते और आह भरते हुए। हाँ, इन दिनों जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है। कुछ समय पहले मैंने एक जोंग क्लैन के गू मास्टर को मारा था और उसमें थोड़ा मजा आया। ये गू मिला, देखो। फैंग युआन ने उसके हाथ में प्लंडर गू को देखा, हंसने लगा। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? बाइनिंग बिंग की एड़ी काले से नीले क्रिस्टल रंग में बदल गई जब वो उछल कर खड़ा हुआ और अपने जिस्म को सीधा किया। हाँ, उसने अपना सर उठाया और 3 बार हंसा, फैंग युआन को एक उत्तेजित एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए। तुम्हें पता है, सही कहा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, तुम भी आओ मुझे मारो। जिंदगी और मौत की लड़ाइयां सबसे मजेदार होती हैं, तुम्हारे जैसे इंटरेस्टिंग इंसान से मिलना। मैं कसम खाता हूं मैंने इतना इंटरेस्टिंग काम कभी नहीं किया। वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया जब उसने अचानक अपनी दोनों बाहें खोल दी, अपना सर ऊपर उठाकर आ भरी। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरी जिंदगी इतनी रंग बिरंगी कभी नहीं थी। शुक्रिया, भले ही मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, शुक्रिया कि तुमने मुझे तुम्हें मारने का मौका दिया। ही। चैप्टर 134, हंटिंग डाउन। चिंता मत करो, तुम सिर्फ रैंक 2 हो, मैं खुद को नीचा करके तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए अपनी कल्टीवेशन को उसी रैंक तक सीमित कर लूंगा। तो आओ, एक फेयर फाइट करते हैं। बाइनिंग बिंग ने जंगली हंसी के साथ दहाड़ा। पागल बाइनिंग बिंग के सामने फैंग युआन ने आसानी से एक सुस्त सा एक्सप्रेशन बनाए रखा। उसने उसकी गर्म निगाहों का जवाब बराबरी से दिया, ठंडे अंदाज में। मुझे मारना है तो आ जाओ। और कुछ कहने को नहीं बचा था। फैंग युआन ने पहला कदम उठाया, उसका जिस्म एक गिरती हुई पंखुड़ी की तरह बह गया। बाइनिंग बिंग की हंसी अचानक रुक गई, उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। मुझसे भागो मत। वो तुरंत उसके पीछे दौड़ा, फैंग युआन को एक लगातार पीछे करने में लगा दिया। फैंग युआन ने अस परेशान मास्टर का चुपके से मजाक उड़ाया, पहाड़ी घाटी की तरफ दौड़ते हुए। घाटी के अंदर के बैटलफील्ड में दोनों के घुसने से परेशान होकर भेड़ियों के झुंड ने गुस्से से रिएक्ट किया, बिना वक्त जाया किए फैंग युआन और बाइनिंग बिंग पर हमला कर दिया।
जो गू मास्टर्स पहले से ही घाटी में फंसे हुए थे और एक आदमी खो चुके थे, उन्होंने ये तमाशा देखा। बाकी चारों ने एक राहत भरा एक्सप्रेशन दिखाया जब उन्होंने भेड़ियों को भटकते हुए देखा। टिके रहो दोस्तों, मदद आ गई है। एक ने तो जोर से चिल्ला भी दिया, साफ साफ नए आने वालों के खिलाफ भेड़ियों को उकसाने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ दो ही क्यों हैं? दूसरे ने पूछा, अनजान सा जब उसने फैंग युआन और बाई निंगबिंग के धुंधले आकृतियों को देखा। लेकिन जैसे ही वो पास आए, गु यूमैनशी का चेहरा सच्चाई समझते ही अजीब सा हो गया। ये तो वो है। उसके लिए फैंग युआन को ना याद रखना नामुमकिन था, साथ ही डर और शर्म का एक तीखा एहसास भी। यही वो आदमी था जिसने उस हराया था और सर ए आम बेइज्जत किया था। वो ठंडी, बेरहम ईढ़ उसके दिल के सबसे गहरे डरावने सपने को कुरेद रही थी। वो यूएस भयानक घटना और यूएस याद के साथ जुड़े शैतानी आदमी को कभी नहीं भूल सकता था। उसने एक बार खुद से कसम खाई थी कि वो हिम्मत जुटाकर अपनी इज्जत वापस पाएगा। लेकिन अब फैंग युआन के सामने जो यूस बचाने आया था, गु यूमैनशी के अंदर बहुत अजीब से एहसास हो रहे थे। रुको, दूसरा इंसान है। अन सब ने बाई निंगबिंग को पहचान लिया और उसकी मौजूदगी पर सभी ने हैरानी के कलेक्टिव साइन दिखाए। बाई निंगबिंग, बाई निंगबिंग। गु यूमैनशी की ईर्ष्या फैल गई। उसने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि अचानक बाई निंगबिंग ऐसी सिचुएशन में दिखेगा। कमीने, वहीं रुक जा। उसके पीछे से बाई निंगबिंग लगातार जोर से चिल्ला रहा था। फैंग युआन ने कोई ध्यान नहीं दिया और भेड़ियों के झुंड के बीच से गुजर गया। उसका जिस्म एक सफेद जड़े की रोशनी से चमक रहा था, जो यूज पागल लाइटनिंग वुल्व्स के काटने और खरोंचने से बचा रहा था। लेकिन क्योंकि हर हमला कांटेक्ट में आ रहा था, उसके अपचर का प्राइमेवल एसेंस तेजी से कम हो रहा था। ज्यादा दूर नहीं, बाई निंगबिंग की नाक फूल गई थी और उससे पानी की भाप निकल रही थी, जो एक गोल ढाल में बदल रही थी, उसके जिस्म को लपेटे हुए। जब भी कोई लाइटनिंग वुल्फ इस पानी के ढाल से टकराता, उनके चार्ज से बनी सारी काइनेटिक फोर्स पानी के बहाव से डिस्पर्स हो जाती और वो पानी की गूंजती लहरों के साथ दूर फेंक दिए जाते। लॉजिक के हिसाब से बाई निंगबिंग का परफॉर्मेंस अब उतना इंप्रेसिव नहीं था। वो पहले से हाई रैंक 3 था, भले ही उसके अनुसार उसने अपनी कल्टीवेशन को खुद हाई सप्रेस कर रखा था। फैंग युआन से निपटने के लिए सिर्फ रैंक 2 की शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था। रैंक 2 की शक्ति के साथ भी बाई निंगबिंग की स्पीड फैंग युआन से थोड़ी तेज थी और उसके पास ज्यादा प्राइमेवल एसेंस था, लेकिन भेड़ियों के झुंड के दखल से फैंग युआन से उसका फासला बढ़ने लगा। सबसे अहम फैसला करने वाला फैक्टर दोनों के बीच फिजिकल स्ट्रेंथ का अंतर था। फैंग युआन के पास 2 सूरन की ताकत थी, जबकि बाई निंगबिंग की ताकत थोड़ी कम क्वालिटी की थी। फैंग युआन भेड़ियों के झुंड के हमलों को सह कर भी आगे बढ़ सकता था। बाई निंगबिंग का पानी का ढाल भले ही कुछ हमलों को कम कर सकता था, उसके लिए आगे का रास्ता नहीं खोल पा रहा था। फैंग युआन के जैसा नहीं। आओ! एक खास पर हिम्मती लाइटनिंग वुल्फ ने फैंग युआन और बाई निंगबिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो गुर्राया, अपने आसपास के आम लाइटनिंग वुल्फ्स को रास्ता देने का आदेश देते हुए तुरंत अपने लिए एक रास्ता खोल दिया। लाइटनिंग वुल्फ ने वक्त जाया नहीं किया और अपने पंजे फैलाए फैंग युआन की तरफ दौड़ा। यह सीन देखकर फंसे हुए चारों गू मास्टर्स ने चिंता के एक्सप्रेशन दिखाए और बाई निंगबिंग, जो अभी भी फैंग युआन के पीछे था, ये नया डेवलपमेंट देखकर जोर से हंसा। लेकिन अगले हाई पैल, फैंग युआन का जिस्म बाई निंगबिंग की ईंट के सामने गायब हो गया। उसकी नजर से पानी की एक पाल भर की लहर की तरह ओझल हो गया। उसकी हंसी इस नजारे पर अचानक रुक गई। घाटी के दूसरे गू मास्टर्स भी उसी तरह चुप हो गए। तगड़ा लाइटनिंग वुल्फ फैंग युआन का पता खोने के बाद गुस्से से गुर्राया, लेकिन उसने अपनी स्पीड कम नहीं की और बाई निंगबिंग की तरफ दौड़ा ताकि अपना गुस्सा यूएस पर निकाल सके। इससे बाई निंगबिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई, उसके होठ एक बार फिर मनोरंजन में मुड़ गए। ही, ये सच में इंटरेस्टिंग है, तुम सच में इंटरेस्टिंग हो। हा, तो मैं अपना खाना एज एपेटाइजर से शुरू करता हूं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी ईंट बदल गई, काले से आसमान के नीले रंग में बदल गई। एक पोज लेते हुए उसने एक पैर फ्लेमिंगो की तरह उठाया, आइस ब्लेड को पकड़े हुए और घूमने लगा। जल्दी से स्पीड पकड़ते हुए आइस ब्लेड ने तलवार के निशानों की कई लहरें बनाई, हवा को काटते हुए एक टॉर्नेडो जैसे सीन को जन्म दिया। चमकदार तलवार की लहरें एक बर्फीले तूफान में जम गई और जल्दी से भेड़ियों के झुंड को निगल गई। अनगिनत लाइटनिंग वुल्व्स इस हरकत से टुकड़े टुकड़े हो गए, तूफान में इधर उधर उड़ते हुए कीम के टुकड़े बन गए। लेकिन आसपास ज्यादा खून नहीं फैला, क्योंकि वो लगभग पूरी तरह से बर्फीले तूफान द्वारा पहले हाई फ्लैश फ्रीज हो चुका था। तगड़ा लाइटनिंग वुल्फ गुर्राया, तूफान के खिलाफ अपनी दरिंदगी दिखाते हुए।
उसके जिस्म में गूवर्म ने भी काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसके खुरदुरे कोट पर सोने के रंग की बिजली की चिंगारियां चमकने लगी। उसके जिस्म के बाल खड़े हो गए, सोने की बिजली जंजीरों की तरह बह रही थी, उसके जिस्म और अंगों के चारों तरफ लिपट रही थी। सब मिलाकर ये एक मामूली जंजीर मेला जैसा लग रहा था। उसके चारों पंजे दौड़े और वो एक सुनहरे शूटिंग स्टार की तरह लपका, आइस ब्लेड के तूफान में घुस गया। बम! घाटी में एक जोर का धमाका हुआ जब आइस ब्लेड का तूफान रुक गया। आइस ब्लेड का एक टूटा हुआ टुकड़ा हवा में उड़ा और एक स्वूश के साथ ऊपर एक पहाड़ी चट्टान में घुस गया। सफेद धुंध आसपास फैल गई। तगड़ा लाइटनिंग वुल्फ प्रकट हुई जमीन पर पड़ा था, उसका दिल एक आइस ब्लेड से छिड़ गया था। ऐसे घटक हमले ने उसकी जिंदगी लगभग तुरंत ही खत्म कर दी। बाइनिंग बिंग आस्टा हुआ अपने हाथों में आइस ब्लेड वापस ले गया, अपनी जीत पर इत रहा था। आइस ब्लेड बीच से टूटी हुई थी, जो ब्लेड बच गया था उसमें भी दरारें थी, उसके हाथ में बेहद खराब हालत में लग रहा था। लेकिन बाइनिंग बिंग ने परवाह नहीं की जब उसने अपना बाएं हाथ बढ़ाया और ब्लेड को साफ किया। पहले की बर्फीली धुंध उसके बाएं हाथ से छूटे ही निकलने लगी, हैंडल से शुरू होकर ब्लेड पर फैल गई, फिर उस पूरी तरह से ढक लिया। जहां भी ये पहुंची, आइस ब्लेड रिजेनरेट हो गई, धार एक बार फिर से तेज हो गई। जल्द ही टूटे हुए सिरे की जगह एक नई नोक पूरी तरह से उग गई। तगड़े लाइटनिंग वुल्फ की मौत ने भेड़ियों के झुंड को तितर बितर कर दिया था, लेकिन फैंग युआन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। लॉर्ड बाइनिंग बोंग, आपने हमें बचाया, ये एहसान हम हमेशा याद रखेंगे। बच गए कुछ गू मास्टर्स आगे आए और बाइनिंग बिंग को शुक्रिया अदा किया। सिर्फ गू यूमैनशी वहीं खड़ा रहा, उसका एक्सप्रेशन अनिश्चित था। इस वक्त वो बाइनिंग बिंग से हार गया था और बहुत गुस्से में था, लेकिन उस छोड़ दिया गया था। ए फ्लैट, भले ही उसने मोनोलिथ गू को सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया था, बाइनिंग बिंग को दोबारा देखने पर उसमें उस चैलेंज करने का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। बाइनिंग बिंग ने नाक सिकोड़ी। अचानक उसका हाथ हिला और आइस ब्लेड ने हवा में कुछ चमकदार निशान बनाए। ये आह! तीनों गू मास्टर्स बेखबर पकड़े गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ पाल पहले का उनका बचाने वाला अनपढ़ हमला करेगा। उनके चेहरों पर विश्वास न करने का भाव था जब वो जमीन पर पड़े, हमेशा के लिए। बाइनिंग बिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? गू यूमैनशी अचानक हुई इस हत्या से हैरान और गुस्से में चिल्लाया। मार रहा हूं, और क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? साफ तो दिख रहा है। बाइनिंग बिंग ने कंधे उचकाए और ठंडी हंसी हंसा। हरामजादे! गू यूमैनशी ने गुस्से से अपनी मुठियां भींच ली जबकि उसने दांत पीसते हुए दूसरे मास्टर को गाली दी। हमारे तीनों क्लान्स ने एक गठबंधन बनाया है, फिर भी तुम हमारे गू यू क्लैंसमैन पर हमला कर रहे हो। ये हमारे गठबंधन की संधि का उल्लंघन है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आओ, मैं यहां हूं। छोड़ो, अब वक्त आ गया है कि हम यूएस वक्त का अपना झगड़ा सुलझा लें। ऐसा कहकर गू यूमैनशी चिल्लाया और कुछ कदम आगे बढ़ा, बाइनिंग बिंग की तरफ लपका। उसने अपनी पूरी ताकत से मोनोलिथ गू को एक्टिवेट किया और उसके जिस्म की सारी मांसपेशियां फूल गई जबकि एक मोती पत्थर की त्वचा बन गई। उसका पूरा रूप एक पत्थर के आदमी में बदल गया था। मौत को दावत! बाइनिंग बिंग ठंडी हंसी हंसा, अपनी ब्लेड उठाते हुए। तेज आइस ब्लेड बेरहमी से नीचे आई, पहले गू यूमैनशी के सर पर वार किया, उसकी भुओं के नीचे से गुजरते हुए उसकी नाक, होठ और गले को चीर दिया। ब्लेड जल्द ही रुक गई जब उसने गू मास्टर को उसकी छाती के नीचे से एक पाल में 2 हिस्सों में काट दिया। पत्थर के टुकड़े उड़े जब आइस ब्लेड पेट से टकराई और ब्लेड टूट गई। लेकिन बर्फीली धुंध ने मनशी के जिस्म में बची सारी जीवन शक्ति को पहले ही जमा दिया था। फ्लोप! वो एक छपके के साथ जमीन पर गिर गया, बिल्कुल बेजान। उसके जिस्म पर पत्थर की त्वचा धीरे धीरे गायब हो गई, उसका असली रूप दिखाते हुए। जाना पहचाना लग रहा है। बाइनिंग बिंग ने उस कलाई को झटका जो पत्थर के वाइब्रेशन से चोटिल हो गई थी। वो लगभग यूएस घटना को भूल चुका था जहां उसने मनशी को बख्श दिया था। उसने अपना सर हिलाया, मुड़कर चौड़ी घाटी की तरफ चिल्लाया। बाहर आओ! जिन गू मास्टर्स को तुम मारना चाहते थे, मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है। आओ, 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 चलो एक जिंदगी और मौत का मैच खेलते हैं। जैसे ही बाइनिंग बिंग के शब्द खत्म हुए, फैंग युआन ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिया। सफेद बालों वाले नौजवान की नजर उत्तेजित हो गई जब उसने अपनी आइस ब्लेड उठाई, फैंग युआन की तरफ वार किया। फैंग युआन इस हरकत पर बिना आवाज किए हंसा, मुड़कर चला गया। बाइनिंग बिंग गुस्से में चिल्लाया कि वो अभी भी भाग रहा है, एक बार फिर फैंग युआन का बेरहमी से पीछा करने लगा। रास्ते में फैंग युआन ने बाइनिंग बिंग को सबसे नजदीकी बैटलफील्ड की तरफ लुभाया, जहां जोंगली का ग्रुप एक और भेड़ियों के ग्रुप से लड़ रहा था जिसका नेता एक तगड़ा लाइटनिंग वुल्फ था।
ये झुंड भी साफ तौर पर फैंग युआन द्वारा ही लाया गया था। सब लोग और मेहनत करो, भेड़ियों का झुंड अपनी सीमा पर है। दक्षिण पूर्व दिशा से मदद का सिग्नल आया है, काफी देर हो गई है, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। जोंगली ने अपने ग्रुप को जोश दिलाया, लेकिन आधी बात में ही वो फैंग युआन और उसके पीछे लगातार लगे बाइनिंग बिंग को देखकर बोल नहीं पाया। जब से फैंग युआन ने सरेंडर किया था, जोंगली ने उसकी परवाह करना छोड़ दिया था। इसलिए उसकी नजर जल्दी से फैंग युआन से हटकर बाइनिंग बिंग पर चली गई। बाइनिंग बिंग। जोंगली की ईख से आग बरसने लगी जब उसने सफेद कपड़ों, सफेद बालों वाले नौजवान को देखा। उसके दिल में अनियंत्रित रूप से गुस्सा बढ़ने लगा। कुछ समय पहले ही बाइनिंग बिंग उसके सामने प्रकट हुआ था और बिना एक शब्द कहे हमला कर दिया था। ये घटना अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी और उसने जानबूझकर अपनी कल्टीवेशन को रैंक 2 तक सप्रेस कर रखा था। जोंगली बेखबर पकड़ा गया और लड़ाई हार गया। उसकी व्यक्तिगत इज्जत और क्लैन की शान, सब कुछ बाइनिंग बिंग ने बेरहमी से रौंद दिया था। ये उसके लिए एक बड़ी बेइज्जती थी। वो कैसे गुस्सा ना होता। रुको, बाइनिंग बिंग शायद फैंग युआन का पीछा कर रहा है। जोंगलिन ने अचानक ध्यान दिया। उसका कद छोटा था, उसका गोल गंजा सर रोशनी से चमक रहा था। जोंगलिन फैंग युआन के हाई उम्र का था, लेकिन भी ग्रेट टैलेंट के साथ वो जोंग क्लैन के नए गू मास्टर्स में नंबर 1 टैलेंट था। वो अब एक रैंक 2 कल्टिवेटर भी था और कुछ अनुभव पाने के बाद बड़ा हो गया था। जोंगली ने हमला करने की इच्छा को दबा दिया। फैंग युआन गू यू क्लैन से था, उसके जोंग क्लैन से नहीं। भले ही तीनों क्लैंस का गठबंधन था, वो अभी भी करीबी नहीं थे। चूंकि यह एक बहरी आदमी की लड़ाई थी, बेहतर यही था कि कोई इसमें शामिल ना हो। जोंगली का ग्रुप साइड से तमाशा देखने ही वाला था, लेकिन फैंग युआन ये कैसे ना उम्मीद करता। उसके एक सेंटेंस ने उनका नजरिया पाल भर में बदल दिया। फैंग युआन जल्दी से जोंगली के ग्रुप के पास पहुंचा, एक डरावनी आवाज में चिल्लाते हुए, मैंने उसके पास प्लंडर गू देखा है, मुझे बचाओ। बाइनिंग बिंग सारे गवाहों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। चैप्टर 135, नॉर्दर्न डार्क आइस सोल, 10 एक्सट्रीम टैलेंट्स। क्या? जोंगलिन हक्का बक्का रह गया। प्लंडर गू? किंग माओ पहाड़ पर ये गू वर्म सिर्फ एक ही इंसान के पास है और वो है मेरा कजिन जोंग जहन। जोंग जियांग का चेहरा उदास हो गया। जोंगली ने अपनी अर्न बैंड की, उनमें तेज रोशनी चमक रही थी। दूसरे लोग शायद बाइनिंग बिंग से डरते होंगे और वो खुद भी डरता था, लेकिन ये डर उसकी कमजोरी और कायरता को नहीं दर्शाता था। उसके दिल में बहुत पहले से ही क्लैन के लिए खुद को कुर्बान करने के विचार थे। उसके पास बाइनिंग बिंग के साथ मरते दम तक लड़ने का संकल्प था। बाइनिंग बिंग, क्या प्लंडर गू तुम्हारे पास है? वो आगे बढ़ा और बाइनिंग बिंग का सामना किया, फैंग युआन को अपने पास से गुजरने दिया। बाइनिंग बिंग ठंडी हंसी हंसा, हाँ, है तो क्या? जोंग जियांग का चेहरा पानी जैसा गंभीर था और उसने पूछा, बताओ मेरा कजिन कैसे मारा? उसका गुवम तुम्हारे हाथों में क्या कर रहा है? जोंगलिन ने भी पूछा, बाइनिंग बिंग, मैं आपको अपना सीनियर मानकर इज्जत करता हूं, लेकिन आपने चुपके से हमारे जोंग क्लैन का गुवम ले लिया और उस सौंपा नहीं। यह अलायंस ट्रीटी का खुला उल्लंघन है। उसके बोलने के बाद उसने अपने हाथ में एक सिग्नल गू उठाया। एक धमाके के साथ आसमान में चमकदार आतिशबाजी फूट पड़ी। आतिशबाजी की रंगीन रोशनी बाइनिंग बिंग के चेहरे पर पड़ी। वो हंसा, मैंने कभी यूएस घटिया अलायंस ट्रीटी की परवाह नहीं की। मैंने बस किसी को प्लंडर गो इस्तेमाल करते देखा और सोचा कि ये इंटरेस्टिंग है, तो मैंने यूज कलेक्ट कर लिया। जोंग जियांग ये सुनकर अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया। उसने गुस्से में एक चीख मारी और बाइनिंग बिंग की तरफ लपका। बाइनिंग बिंग, तुम देखते रहे जब मेरा कजिन मरते दम तक लड़ रहा था और तुमने मदद नहीं की। कमीने कहीं के। 5 लोगों का ग्रुप एक पूरी यूनिट की तरह था। चाहे पर्सनल हो या प्राइवेट रीजंस, जोंगली का ग्रुप बाइनिंग बिंग के साथ समझौता नहीं कर सकता था। लड़ाई टालना मुश्किल था। सीन तुरंत हाई केओटिक हो गया। एक तरफ बाइनिंग बिंग जोंगली के ग्रुप के हमले का सामना कर रहा था, दूसरी तरफ वो भेड़ियों के झुंड से घिरे हुए थे और अभी भी उनके हमलों का सामना करना पड़ रहा था। फैंग युआन लड़ाई के मैदान से निकल गया और दूर से शांति से तमाशा देखने लगा। भेड़ियों का झुंड एक बड़ी चक्की की तरह एक साथ घूम रहा था और 6 गू मास्टर्स अपनी जान पर खेलकर लड़ रहे थे। जरा सी भी लापरवाही उन्हें भेड़ियों के मुंह में डाल सकती थी। जोंग जियांग ने रोमिंग ज़ॉम्बी गू का इस्तेमाल किया। उसकी दोनों आंखें की पुतलियां गहरी हरी हो गई। जोंगली की दोनों आंखें लाल थी जबकि बाइनिंग बिंग की आंखों की जोड़ी क्रिस्टल की तरह नीली थी। इन तीनों के बीच की लड़ाई बैटलफील्ड में सबसे घमासान थी। रोमिंग ज़ॉम्बी गू की क्षमता के तहत जोंग जियांग एक ज़ॉम्बी में बदल गया।
पानी और बर्फ के खिलाफ उसकी रक्षा बढ़ गई थी, बाइनिंग बिंग के हमलों का सामना कर रहा था। जोंगली ने ग्रैंड बैरगू का इस्तेमाल किया, 2 भालुओं की ताकत के साथ उसके कटोरी साइज्ड मुंह के बेजोड़ दी और बाइनिंग बिंग का पानी का बैरियर भी उनके हमलों से टूट गया। बाकी 3 ग्रुप मेंबर्स के लिए इस लड़ाई में दखल देना आसान नहीं था, वो बस लाइटनिंग वुल्फ से लड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर सकते थे। फैंग युआन द्वारा लाया गया वो तगड़ा लाइटनिंग वुल्फ आसानी से निपट जाता, लेकिन अब वो एक बड़ा खतरा बन गया था। बाइनिंग बिंग, तुमने जो किया है उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जोंग जियांग चिल्लाया और बाइनिंग बिंग पर झपटा। HMPH, बस तुम्हारे दम पर? बाइनिंग बिंग ठंडा मुस्कुराया। वो फुर्ती से पीछे कूड़ा, थोड़ी दूरी बनाई और अपना बान हाथ झटका, 5 उंगली साइज बर्फ के टुकड़े फेंके। बर्फ के टुकड़े जोंग जियांग के जिस्म से टकराए, लेकिन जोंग जियांग को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। जब वो ज़ॉम्बी बन जाता तो भले ही उसके हाथ पैर टूट जाते, यूज दर्द महसूस नहीं होता। बर्फ के टुकड़ों में ठंडी और आम लोगों की हरकतों को जमा कर धीमा कर सकती थी, लेकिन जोंग जियांग को यह ठंडा और ताजगी भरा लगा। ज़ॉम्बी शरीर यिन शरीरों से संबंधित था। आग, बिजली और सूरज की रोशनी के खिलाफ इसकी प्रतिरोध क्षमता कम थी, लेकिन इस तरह की ठंडी ऑरा के खिलाफ बहुत शक्तिशाली थी। बाइनिंग बिंग, तुम इस सिचुएशन में भी खेल रहे हो? अपनी असली ताकत निकलो, जोंगली गुस्से में चिल्लाया। बाइनिंग बिंग शुरू से ही अपनी कल्टिवेशन बेस को रैंक 2 तक दबाए हुए था और ज्यादातर रैंक 2 गू का हाई इस्तेमाल कर रहा था। जोंगली को लगा जैसे उसकी बेइज्जती हो रही है, यूज अपमानित महसूस हुआ, जिससे उसका गुस्सा और भी भड़क गया। हाँ, तुम जैसे छोटे मोटे लोगों की क्या औकात कि मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सको? बाइनिंग बिंग ठंडा हंसा। उसके हमले और भी शक्तिशाली हो रहे थे, लेकिन वो अभी भी अपनी ताकत को दबाए हुए था और रैंक 3 गू वर्म का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। फैंग युआन जो दूर से अपने हाथ बांधे तमाशा देख रहा था, वजह को साफ समझ रहा था। ऐसा नहीं है कि वो अपनी असली ताकत नहीं निकलना चाहता, लेकिन वो यूज इस्तेमाल नहीं कर सकता। बाइनिंग बिंग है, उसके पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक है। इस दुनिया की सबसे पुरानी कहानियों में सभी इंसान रेंजू के वंशज हैं, लेकिन जैसा कि कहावत है, एक ड्रैगन के 9 अनोखे बेटे होते हैं। 2 बिल्कुल एक जैसे लोग नहीं होते, और जुड़वा बच्चों में भी फर्क होता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा चिंता का विषय एप्टीट्यूड है। जिन लोगों में कल्टिवेट करने की योग्यता होती है, वो गू मास्टर्स बन सकते हैं, आम लोगों से ऊपर उठकर। जिनमें कल्टिवेशन एप्टीट्यूड नहीं होता, वो सिर्फ मॉर्टल्स होते हैं, समाज के सबसे निचले स्टार पर, जिन्हें रौंदा और उनके साथ खेला जा सकता है। कल्टिवेशन एप्टीट्यूड्स को 4 ग्रेड्स में बांटा गया था: अ ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और ड ग्रेड। ये सब जानते थे, लेकिन असल में अ ग्रेड से भी बेहतर एप्टीट्यूड्स थे। ये एक राज था, क्लान्स इसे कभी भी लापरवाही से नहीं फैलाते थे, और समाज में एक खास दर्जा हासिल करने के बाद ही किसी को ये राज पता चलता था। जोंगली और बाकी सब नेचुरली नहीं जानते थे, यहां तक कि एल्डर्स और क्लैन लीडर्स को भी शायद पता ना हो। लेकिन फैंग युआन, जो अपनी पिछली जिंदगी में रैंक 6 तक पहुंच गया था, अपने मोर्टल शरीर को त्याग कर एक गू इमॉर्टल बन गया था, नेचुरली इस बारे में जानता था। अ ग्रेड से ऊपर 10 तरह के एप्टीट्यूड्स दिए और उन्हें सामूहिक रूप से 10 एक्सट्रीम फिजिक्स कहा जाता था। रेंजू के मरने से पहले उसने 10 बच्चों को जन्म दिया। सबसे बड़ा बेटा वर्डेंट ग्रेट सन, दूसरी बेटी डेसोलेट एंशिएंट मून। अंदास में से एक का नाम नॉर्दर्न डार्क आइस सोल था। रेंजू की कहानियां चाहे सच्ची हो या झूठी, गू मास्टर की कल्टीवेशन के कई राजों की तरफ इशारा करती हैं। रेंजू के 10 बच्चे अलग अलग 10 तरह के अल्टीमेट एप्टीट्यूड्स को दर्शाते थे। फैंग युआन ने याद किया, 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से कोई भी अग्रेड एप्टीट्यूड से बेहतर है। सबसे बेहतरीन अग्रेड एप्टीट्यूड अपने अपर्चर में सिर्फ 99% प्राइमेवल एसेंस स्टोर कर सकता है, लेकिन 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से कोई भी अपने अपर्चर में पूरे 100% प्राइमेवल एसेंस रखता है। हालांकि हर चीज संतुलन में मौजूद है। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स जो 100% प्राइमेवल एसेंस रखते हैं, वो बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं और स्वर्ग उनके अस्तित्व को आसानी से अनुमति नहीं देगा। मिसाल के तौर पर, रेंजू की कहानी में उसके 10 बच्चों की लंबी उम्र नहीं थी। हकीकत में जिन गू मास्टर्स के पास 10 एक्सट्रीम फिजिक्स होते हैं, उनका बढ़ना और विकसित होना मुश्किल होता है, लगभग सभी समय से पहले मर जाते हैं। हाँ, अगर वो सच में रैंक 6 तक बढ़ पाएं, तो वो अपने हाई स्टेज के दुश्मनों को रौंद सकते हैं और यहां तक कि एक ऊंचे रैंक से लड़ने जैसे चमत्कार भी कर सकते हैं। बाइनिंग बिंग जिसके पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल है, उसके साथ भी यही है। 100% प्राइमेवल एसेंस के साथ
उसके अपचर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और किसी भी पाल टूटने का खतरा रहता है। इस खतरे को कम करने के लिए बाइनिंग बिंग को कल्टिवेट करना होगा और प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके अपने अपचर की दीवारों को पोषित करना होगा और उसकी ताकत बढ़ानी होगी ताकि वो 100% प्राइमेवल एसेंस को संभाल सके। इसलिए उसकी कल्टिवेशन स्पीड शानदार और हैरान करने वाली है। हालांकि ऊंची कल्टिवेशन का मतलब है बेहतर क्वालिटी का प्राइमेवल एसेंस जो बदले में अपचर पर दबाव बढ़ता है, इससे रिस्क और भी बढ़ जाता है। बाइनिंग बिंग समंदर में एक अकेली नाव में फंसे शिकार जैसा है। उसके पास ताज़ा पानी नहीं है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ समंदर का पानी पी सकता है, लेकिन समंदर का पानी खारा होता है और शरीर की असली नमी को सोख लेता है, जिससे उस और भी ज्यादा प्यास लगती है। उसकी कल्टीवेशन जितनी ऊंची होगी, वो अपनी बर्बादी के उतना ही करीब होगा। फिर भी वो कल्टिवेट ना करने का विकल्प नहीं चुन सकता, क्योंकि बाई विलेज से होने और क्लैन की उम्मीदों का बोझ उठाने के कारण यूज जोंग और गु यू विलेज से हत्या के खतरे का भी सामना करना पड़ेगा। ये यूज मजबूत बनते रहने पर मजबूर करता है। नॉर्दर्न डार्क आइस सोल का मालिक होने के नाते वो अपनी स्थिति को साफ समझता है। ये जानते हुए कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और उसकी मौत निश्चित है, उसने इसलिए ऐसा स्वभाव बना लिया है। फैंग युआन ने ये सोचते हुए आ भरी। ये स्पष्ट रूप से एक विडंबना थी। अत्यधिक उत्कृष्ट एप्टीट्यूड एक गू मास्टर को तेजी से उन्नति की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि उनकी मौत के पीछे का मुख्य कारण बनता है। अति हर चीज की बुरी होती है। लोगों को पानी पीना और खाना खाना जरूरी है, लेकिन अगर वो हद से ज्यादा खाएं और पिएं, तो वो मर सकते हैं। दूसरे नजरिए से, चाहे कोई भी दुनिया हो, कोई भी चीज पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होती। कोई परफेक्ट प्यार नहीं होता, कोई परफेक्ट काम नहीं होता। अत्यधिक परफेक्शन सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में वुल्फ टाइड के 3 साल बाद बाइनिंग बिंग की कल्टिवेशन अनिवार्य रूप से रैंक 4 रेल्म तक पहुंच गई। उसका एपेचर प्राइमेवल एसेंस के बोझ को संभाल नहीं सका और आखिरकार वो फट गया। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स को स्वर्ग और धरती ने बर्दाश्त नहीं किया, और ऐसी स्वर्ग विरोधी चीज का आत्मविस्फोट सबसे परफेक्ट गीत जैसा था। उसकी शक्ति उत्कृष्ट थी, सीधे तीनों गानवों के सभी लोगों को नाश्त कर दिया और पूरे किंग माउ माउंटेन को एक पूर्ण मौत के बर्फीले इलाके में बदल दिया। खुशकिस्मती से उस समय तक फैंग जेंगजो फैंग युआन के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा था, जिसके पास सिर्फ औसत कल्टिवेशन थी। फैंग युआन को मजबूरन एक करवान में शामिल होकर दूर जाना पड़ा। इस तरह वो इस आपदा से बच गया। अपनी मौत को टालने के लिए बाइनिंग बिंग ने गू वॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपने रैंक 3 सिल्वर प्राइमेवल एसेंस को रैंक 2 रेड स्टील प्राइमेवल एसेंस में अपनी मर्जी से पतला कर लिया। उसने आमतौर पर रैंक 3 गू वॉर्म्स का भी इस्तेमाल कम ही किया। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि रैंक 3 गू वॉर्म्स हर बार रेड स्टील प्राइमेवल एसेंस की बड़ी मात्रा खर्च करते थे, जिससे अगर ये जारी रहता तो ताकत कम हो जाती। इसके बजाय रैंक 2 गू वॉर्म्स का इस्तेमाल जारी रखना बेहतर था, जो लड़ाइयों में बाइनिंग बिंग के लिए ज्यादा मददगार साबित होंगे। यही असली वजह थी कि बाइनिंग बिंग ने अपनी कल्टीवेशन को दबाया हुआ था। अगर ऐसा ना होता तो ताकत होते हुए भी अपने ही हाथ पैर बांध लेना, खुद को एक खतरनाक स्थिति में डालना, ये काम सिर्फ एक दिमाग से पैदल ही कर सकता था। बाइनिंग बिंग होशियार और बुद्धिमान था। उसने बेहतरीन ट्रेनिंग और शिक्षा प्राप्त की थी, तो वो ऐसी बेवकूफ़ी भरी हरकत कैसे कर सकता था? सिवाय इसके कि उसकी कम उम्र में ऐसा स्वभाव सचमुच असामान्य था। लेकिन एक मरने वाले इंसान के रूप में वो अपने व्यवहार में क्यों हिचकिचाएगा? ऐसी बेपरवाही और निडरता ने यूज सिस्टम में घुलने मिलने से रोका और उसके अंदर डिमोनिक पाथ का दिल पैदा कर दिया। वरना उसके रहने के माहौल के साथ अनगिनत उम्मीदें, बेहतरीन ट्रेनिंग, सम्मान संभालना, दुश्मनों से लड़ना, उज्जवल भविष्य, वो पहले ही संगठन के सिस्टम में घुल मिल गया होता और एक नेता का स्वभाव पाल लिया होता। बाइनिंग बिंग असल में एक दया का पात्र बच्चा था और फैंग युआन का उससे पहले उलझने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन जब से वो फैंग युआन को मारना चाहता था, फैंग युआन को भी इस दुर्भाग्य को पहले इस्तेमाल करके फिर उस जल्दी से हटाने में कोई हर्ज नहीं था। लड़ाई अभी भी जारी थी। इस बीच स्थिति बदल चुकी थी। तगड़े लाइटनिंग वुल्फ को बाइनिंग बिंग ने मार दिया था और भेड़ियों का झुंड हार कर भाग गया था। जोंगली ग्रुप का हीलिंग गू मास्टर बाइनिंग बिंग की तलवार के नीचे आ गया, लेकिन इसके लिए उसने एक भारी कीमत चुकाई थी। उसके दाएं हाथ पर जोंगली ने जोर से मुक्का मारा था और वो टूटा हुआ लग रहा था क्योंकि वो पूरी लड़ाई में सुस्ती से लटक रहा था। हालांकि ये सब उस ऊपर हाथ रखने से नहीं रोक सका। जोंगली रैंक 2 गू मास्टर्स में से एक टॉप एलीट था। उसकी ताकत किंग शू और चीशन के बराबर थी। जोंग जिंग एक नया उभरता हुआ डिफेंस एक्सपर्ट था। जोंग लिन जीनियस न्यूबी था और अब उसके पास रैंक 2 की लड़ाई शक्ति थी। एक और गू मास्टर भी था, लेकिन उनकी ताकत मिलाकर भी
ये चारों बाइनिंग बिंग द्वारा दबाए जा रहे थे। ये जान लेना चाहिए कि बाइनिंग बिंग पहले ही एक लड़ाई लड़ चुका था जिसमें उसका बहुत सारा रेड स्टील प्राइमेवल एसेंस खर्च हो चुका था। उसने तगड़े लाइटनिंग वुल्फ और हीलिंग गू मास्टर को भी मारा, जिसके परिणामस्वरूप उसके दाएं हाथ ने काम करने की क्षमता खो दी। उस अपनी आदत वाली दाएं हाथ से आइस ब्लेड का इस्तेमाल छोड़कर बाएं हाथ पर स्विच करना पड़ा। ऐसा करके उस अपने आइसिकल्स का इस्तेमाल भी अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ा। उसकी आक्रामक शक्ति लगभग आधी हो गई थी। ऐसी स्थिति में भी वो ऊपर हाथ रखे हुए था और उसका दबदबा और भी मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार ये नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक है। भले ही उसने गुवर्म का इस्तेमाल करके अपने प्राइमेवल एसेंस को पतला किया और नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक के असली फायदे को सील कर दिया, प्राइमेवल एसेंस रिकवरी की स्पीड अभी भी बरकरार है। लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उसका फायदा उतना ही बढ़ता जाएगा। फैंग युआन ने स्थिति को देखा और मन ही मन आ भरी। मेरी अभी की लड़ाई शक्ति उस हराने के लिए काफी नहीं है। फैंग युआन ने इस बात को शांति से स्वीकार किया। फैंग युआन के पास सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड था जिसमें 44% प्राइमेवल एसेंस था। यहां तक कि बी ग्रेड एप्टीट्यूड्स के जोंगली, जोंगलिन और जोंगजियांग की संयुक्त शक्ति भी बाइनिंग बिंग द्वारा दबाई जा रही थी। ये साफ था कि अगर फैंग युआन अकेले बाइनिंग बिंग का सामना करता तो उसकी स्थिति जोंगली और बाकी सबसे भी ज्यादा मुश्किल हो जाती। लेकिन तुम्हें हरा ना सकना इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। फैंग युआन ठंडा मुस्कुराया। ये 500 सालों के अनुभव से संचित ज्ञान था। भले ही उनके विचार मिलते जुलते थे, इस सदियों पुराने शैतान के मुकाबले बाइनिंग बिंग तो बस एक छोटा शैतान था जिसे उसकी क्रूर किस्मत ने इस राह पर धकेल दिया था। चैप्टर 136 क्लैश ऑफ ब्रॉन एंड ब्रेन। ठंडी हवा हर तरफ बह रही थी, साथ में उड़ती हुई बर्फ की तलवारें भी थी। स्टील के मुंह के हवा में गूंज रहे थे और दांत गुस्से से गुर्रा रहे थे। जोंगली और दूसरों की बाइनिंग बिंग के खिलाफ लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। सच कहूं तो लड़ाई शुरू हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन जैसे जैसे बाइनिंग बिंग का दबाव बढ़ता गया, जोंगली और दूसरों को उसकी पैदा की हुई मुश्किल के साथ वक्त ज्यादा लंबा खींचता हुआ महसूस होने लगा। जोंगजियांग का चेहरा पानी जैसा गंभीर था। जोंगलिन के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था, जबकि जोंगली ने एक गंभीर नजर बनाए रखी थी। इस पॉइंट पर जोंगली को भी अपना गुस्सा दबाकर बाइनिंग बिंग की जबरदस्त ताकत को मानना पड़ा। भले ही बाइनिंग बिंग ने अपनी रैंक 3 कल्टिवेशन को दबा रखा था और सिर्फ रैंक 2 गू वॉर्म से लड़ रहा था, उसने ऐसी ताकत दिखाई जो उनके पूरे ग्रुप को दबा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद सच ये था कि बाइनिंग बिंग ने अभी तक अपनी पूरी जान नहीं लगाई थी। ये जानबूझकर कोई पॉइंट साबित करने के लिए नहीं था, बल्कि यह फैंग युआन के खिलाफ एक एहतियाती कदम था। जोंगली और दूसरों के लिए उनका मकसद साफ था, बाइनिंग बिंग को गिरफ्तार करना या मारना। लेकिन बाइनिंग बिंग के लिए स्थिति और भी जटिल थी। यूज एक तरफ जोंगली ग्रुप से लड़ना था, जबकि साथ ही साथ दूसरी तरफ फैंग युआन के अचानक हमले से बचने के लिए भी सतर्क रहना था। उसने अपनी ईन से फैंग युआन को स्टेल्थ स्केल्स गो इस्तेमाल करते देखा था, इसलिए लड़ाई में उस अपनी कुछ तवज्जो फैंग युआन के हमले से बचने के लिए लगानी पड़ रही थी। लेकिन अब तक फैंग युआन ने कोई हरकत नहीं की थी। क्या वो चला गया? नामुमकिन। भले ही ये हमारी पहली मुलाकात है, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। वो जरूर एक्शन लेगा। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा है। बाइनिंग बिंग ने अपनी आइस ब्लेड घुमाई और जोंगली को दबाया, जबकि उसके दिमाग में विचार दौड़ रहे थे। यूज न सिर्फ जोंगली ग्रुप से लड़ने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, बल्कि यूज फैंग युआन के साथ दिमाग से भी मुकाबला करना था। फैंग युआन का हमला ना करना यूएस पर लगातार दबाव बना रहा था। मिया में राखी तलवार सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता कि तलवार कहां वार करेगी। भले ही फैंग युआन ने हमला नहीं किया था और चुपके से लड़ाई देख रहा था, वो इस पूरे समय बाइनिंग बिंग का ध्यान भटकाने में कामयाब रहा था। अगर ये ध्यान भटकाने वाला फैक्टर ना होता तो जोंगली का ग्रुप बहुत पहले हार चुका होता, वरना वो इतनी देर तक टिक नहीं पाते। ये बाइनिंग बिंग बहुत सतर्क है। पहले उसने यूएस तगड़े लाइटनिंग वुल्फ को फैसलाकुन ढंग से मार दिया, जिससे मेरा एक मोहरा कम हो गया। फिर उसने जख्मी होने का जोखिम उठाकर जोंगली ग्रुप के हीलिंग गू मास्टर को मार दिया। ये सारे काम उसकी स्थिति में सबसे समझदारी भरे फैसले हैं। भले ही वो जोंगली ग्रुप के साथ गंभीर लड़ाई में उलझा हुआ है, वो अभी भी मेरे हमले से बचने के लिए पीछे हट रहा है। दरअसल पास के एक पेड़ की छांव में फैंग युआन अपने हाथ बांधे देख रहा था। उसकी आंखें अनिश्चितता से चमक रही थी। ऐसा नहीं था कि वो हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन उस बस कोई मौका नहीं मिल रहा था। हालांकि वो बेचैन नहीं था। ये जितना लंबा खींचेगा
बाइनिंग बिंग की यूटीएनआई हाई लड़ाई की शक्ति खत्म होगी। 10 एक्सट्रीम बॉडीज की प्राइमीवल एसेंस रिकवरी रेट सुप्रीम होती है, अग्रेड से कहीं ज्यादा, लेकिन वक्त के साथ वो भी खर्च होती है। फैंग युआन जितना इंतजार करेगा, बाइनिंग बिंग के अपचर में उतना हाई ज्यादा प्राइमीवल एसेंस इस्तेमाल होगा और जीत का पलड़ा उतना हाई फैंग युआन की तरफ झुकेगा। अगर बाइनिंग बिंग के अपचर में कोई प्राइमीवल एसेंस ना बचा, तो क्या हुआ अगर वो नॉर्दर्न डार्क आइस सोल बॉडी है? एक मूनब्लेड और उसका सरकलम। फैंग युआन ये जानता था और बाइनिंग बिंग भी इस सच्चाई से वाकिफ था। भले हाई इस वक्त उसका पलड़ा भारी था, उसका दिल भारी होता जा रहा था। मैं इस तरह जारी नहीं रख सकता। बाइनिंग बिंग की नीली उंगली चमकी जब उसने एक लंबा कदम पीछे लिया, जोंगली ग्रुप से थोड़ी दूरी बनाते हुए। फिर उसने एक घूंट भरा, उसका गला फूल गया जैसे कुछ उसके पेट से उठकर उसके मुंह में आ गया हो। उसका जबड़ा ऊंचा उठा हुआ था जब उसने मुश्किल से अपना मुंह खोला। एक बर्फीली नीली रंग की छोटी चिड़िया उसके मुंह से बाहर निकली, उसका सर उसके सफेद दांतों से ऊपर उठा। उसने इधर उधर देखा और जल्द ही एक खास नजर पर लॉक हो गई। बाइनिंग बिंग के मुंह से कूदकर छोटी बर्फीली चिड़िया ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए, जोंगली की तरफ उड़ती हुई। छोटी नीली चिड़िया कबूतर की तरह प्यारी थी, लेकिन उस देखते हाई जोंगली और दूसरों के चेहरे का रंग उड़ गया। रैंक 3 ब्लू बर्ड आइस कॉफनगू, इससे डोर हटो जल्दी। जोंगली का ग्रुप घबरा कर इधर उधर बचने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये नीली बर्फ की चिड़िया मूनब्लेड जैसी नहीं थी। एक बार भेजे दी गई तो वो टारगेट पर लॉक हो जाती थी। बूम! यह जोंगली ग्रुप के सपोर्ट गू मास्टर से टकराई और तुरंत फट गई। ठंडी हवा हर तरफ फैल गई और धमाके से निकली चुभती हुई नीली रोशनी ने पूरे बैटलफील्ड को रोशन कर दिया। अगले हाई सेकंड नीली रोशनी फैल गई और बर्फ का एक आधा पारदर्शी ब्लॉक दिखाई दिया, जिसका रंग ठंडा हल्का नीला था। गू मास्टर साफ तौर पर बर्फ के ब्लॉक के अंदर बैंड था। उसके चेहरे पर मौत से पहले का डर और चिंता अभी भी बरकरार थी, लेकिन उसने जीवन के सारे लक्षण खो दिए थे। भले ही बाइनिंग बिंग पहले से हाई रैंक 3 गू मास्टर था, एक बार रैंक 3 गू वर्म इस्तेमाल करने पर उसके अपचर में दबा हुआ रैंक 2 प्राइमीवल एसेंस तेजी से इस्तेमाल हो जाता। साथ ही ये रैंक 3 गू वर्म की असली ताकत नहीं दिखा सकता था। इसके अलावा एक बार इस्तेमाल करने पर अगले कुछ समय तक दुश्मन इस मौके का फायदा उठाकर हमला कर सकता था। लेकिन जोंगली के 3 लोगों का ग्रुप हैरानी में जम गया, इस ब्लू बर्ड आइस कॉफन गू से चौंक गया। बाइनिंग बिंग ने अगला हमला नहीं किया, बल्कि मुड़कर चला गया, बैटलफील्ड छोड़ने की कोशिश करते हुए। ये एक समझदारी भरा फैसला था, क्योंकि अगर वो जारी रखता तो स्थिति उसके लिए और भी प्रतिकूल हो जाती। कमीन! बाइनिंग बिंग, हिम्मत है तो भाग मत। बड़े भाई जोंगशिन को उसने मारा, मारो यूज, भाई जोंगशिन का बदला लो। जोंगली का ग्रुप जोर से गालियां देने लगा, लेकिन उस पकड़ नहीं पाया। शुरू में वो चारों मिलकर मुश्किल से घेरा बना पा रहे थे, लेकिन अब जब उनके पास एक आदमी कम था, उनकी घेराबंदी बाइनिंग बिंग ने आसानी से तोड़ दी। ये देखकर कि बाइनिंग बिंग बैटलफील्ड छोड़ने हाई वाला है, अचानक झाड़ियों के बीच से एक मूनब्लेड निकली और एक व्यक्ति कूद कर बाहर आया और तेजी से उसके पीछे लग गया। बम! बाइनिंग बिंग की आइस ब्लेड लहराई और मूनब्लेड को नष्ट कर दिया। लेकिन उसके पेट पर किसी ने वार किया, जिससे वो 3 बड़े कदम पीछे हट गया। इस दौरान जोंगली और दूसरे अपने हैरानी से बाहर निकले, पास आकर बाइनिंग बिंग को फिर से घेर लिया। बाइनिंग बिंग ने तीनों को नजरअंदाज किया, नए आने वाले को घूरते हुए मुस्कुराया। तो आखिरकार तुम दिख ही गए। ये फैंग युआन हैं। जोंगलिन की ईद चमक उठी, उम्मीद की एक किरण देखते हुए। फैंग युआन, क्या काम किया है? जोंग जियांग खुशी से झूम उठा, चिल्लाते हुए। जोंगली चुप रहा, भले ही वो जल्दबाज लगता था, उसके विचार किसी से भी ज्यादा सतर्क थे। फैंग युआन ने पहले हमला नहीं किया, लेकिन अचानक प्रकट हो गया। क्या वो पूरी लड़ाई देख रहा था? इस संभावना के विचार ने यूज बेचैन कर दिया। फैंग युआन हल्का सा मुस्कुराया, एक जीतने वाला रूप दिखाते हुए, लेकिन उसका दिल डूब गया। बाइनिंग बिंग का पीछे हटने का नाटक उस प्रकट होने पर मजबूर करने के लिए था। फैंग युआन उसके इरादों को साफ जानता था और उसने देख लिया था, लेकिन अगर उसने देख भी लिया तो क्या? यूज आना हाई पड़ा। जोंगली का एक्सप्रेशन भी ध्यान में रखा गया और उसने इसकी उम्मीद की थी। चिंता मत करो सब लोग। उसने अपना मुंह खोला। मैंने क्लैन को सूचित कर दिया है, बस थोड़ी देर और टिके रहो, मदद आ रही है। जोंगली को तुरंत राहत मिली। जोंगलिन, जोंग जियांग का लड़ाई का जज्बा भड़क उठा और बाइनिंग बिंग अचानक जोर से हंस पड़ा। हा, तो इसका नाम फैंग युआन है,
कितना इंटरेस्टिंग आदमी है। मैं अब तुम्हें और भी ज्यादा मारना चाहता हूं। मुझे डर है कि तुम इस लायक नहीं हो। फैंग युआन की ईंट ठंडी रोशनी से चमकी, एक कदम आगे बढ़ते हुए। बाई निंगबिंग, स्वर्ग तुम्हें मरना चाहता है, तुम खत्म हो गए। जॉन्ग जियंग ने दांत पीसे, बाई निंगबिंग की तरफ दौड़ते हुए। बाई निंगबिंग, तुम बहुत अहंकारी हो, तुम आज इसकी कीमत चुकाओगे। जॉन्ग लिन गुर्राया, बाई निंगबिंग की पीठ की तरफ बढ़ते हुए। फैंग युआन, थोड़ा पीछे रहो, हमें बैकअप दो और बाई निंगबिंग को भागने से रोको। जॉन्ग ली ने कहा। अगर फैंग युआन ने दखल दिया तो ये उन तीनों के बीच की केमिस्ट्री को नष्ट कर देगा। लड़ाई जारी रही। फैंग युआन का एक्सप्रेशन शांत था जबकि वो लगातार हमला करता रहा, जॉन्ग ली के शब्दों को हवा समझते हुए। जॉन्ग ली ग्रुप ने माथे पर बाल डाले, बहरी दखल से लड़ाई का फॉर्मेशन गड़बड़ा जाएगा और उनका सहयोग विफल होने लगेगा। लेकिन फैंग युआन का हर हमला बेरहम और फैसलाकुन था, मौके पर मजबूत पकड़ रखते हुए, उल्टा उनके लिए बड़ी मदद साबित हो रहा था। शुरू में जॉन्गली ने यूज धमकी भरे अंदाज में गुर्राया, लेकिन जल्द ही उसने अपना मुंह बैंड कर लिया। उसका सिकुड़ा हुआ चेहरा धीरे धीरे शांत हुआ और उसकी भुएं उठने लगी, फैंग युआन के प्रति अपनी हैरानी प्रकट करते हुए। फैंग युआन ने ज्यादा हमले नहीं किए, लेकिन उसके हर हमले का लड़ाई पर गहरा प्रभाव पड़ा। जैसे ही उसके मास्टर लेवल के तरीके सामने आए, उसने तुरंत लड़ाई को अपने हाथों में ले लिया। जॉन्गली के 5 लोगों का ग्रुप शुरू में बाई निंगबिंग से लड़ते हुए कमजोर पड़ रहा था और अंत में उनके 2 सदस्य मारे गए। लेकिन जैसे हाई फैंग युआन शामिल हुआ, तीनों की संयुक्त लड़ाई शक्ति के साथ, उन्होंने बाई निंगबिंग को एक कोने में दबा दिया। बाई निंगबिंग, जाके मार। जॉन्गली जोर से गुर्राया, उछलकर नीचे उतरा। उसकी 10 उंगलियां आपस में मिलकर एक मुक्का बन गई, बाई निंगबिंग की तरफ डे मारा। बाई निंगबिंग बचना चाहता था, लेकिन उसी पाल फैंग युआन प्रकट हुआ और साथ ही एक मूनब्लेड छोड़ दी, जिस दिशा में वो कूदना चाहता था यूज ब्लॉक कर दिया। बाई निंगबिंग के पास जॉन्गली का हमला सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। वाटर शील्ड गू। उसकी नाक से पानी की 2 धाराएं उसके जिस्म के चारों तरफ लिपट गई, नमी का एक गोलाकार बैरी बनाते हुए। एक जोर की टक्कर और एक दबे हुए पॉप के साथ जॉन्गली का भारी मुक्का बैरे पर पड़ा, उस तुरंत तोड़ते हुए। लेकिन इस हरकत ने मुक्के की सारी गति भी खत्म कर दी और बाई निंगबिंग को मौत से बचने का मौका दिया। फिर भी जॉन्गली ने फैंग युआन पर एक नजर डाली, प्रशंसा के संकेत दिखाते हुए। अगर उसके बेहतरीन सहयोग ना होता तो ये वार बाई निंगबिंग ने बचा लिया होता। ये बाई निंगबिंग को सीधा वार सहने और अपना प्राइमिवल एसेंस खर्च करने पर मजबूर ना कर पाता। फिर से वाटर शील्ड गू। फैंग युआन ने जॉन्गली की नजर पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बाई निंगबिंग पर ध्यान केंद्रित किया, माथे पर बाल डालते हुए। यही वाटर शील्ड गू था जो बाई निंगबिंग की मुश्किल को कम कर रहा था। पानी के ढाल की रक्षा शक्ति व्हाइट जेड गू से भी बेहतर थी, लेकिन इसकी एक कमजोरी थी, उसे गेंद का आकार बनाना पड़ता था और घूमते हुए पानी पर निर्भर रहना पड़ता था ताकि ताकत को बांट सके, नुकसान को फैला सके ताकि उसकी पूरी रक्षा क्षमता प्रदर्शित हो सके। अगर बाई निंगबिंग किसी दीवार के सामने होता तो वो गेंद का आकार नहीं बना सकता था और उसकी रक्षा शक्ति बहुत कम हो जाती। किंग माओ पहाड़ पर बहुत से जंगल हैं, लेकिन फिर भी बाई निंगबिंग बहुत सावधान था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो किसी टांग जगह में न फंसे। जैसे ही मैं इस वाटर शील्ड गू को हराऊंगा, मैं बाई निंगबिंग को एक टांग जगह में फंसा सकता हूं। लेकिन कैसे? फैंग युआन सोच रहा था, लेकिन अचानक बाई निंगबिंग का मुंह खुला और एक नई नीली चिड़िया बाहर निकली। जॉन्गली और दूसरे इस हमले से डर गए, लेकिन फैंग युआन बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने ठंडी सांस ली, एक मूनब्लेड छोड़ते हुए। एक धमाके के साथ मूनब्लेड बर्फ की चिड़िया से टकराई, जिससे वो फट गई। बाई निंगबिंग धीमी आवाज में गुर्राया, वो बहुत पास था, और बर्फ की चिड़िया फटने के बाद वो भी उसकी चपेट में आ गया। टक्कर ने यूज हवा में उछाल दिया और फिर जमीन पर गिरा दिया। साथ ही उसके बाएं अंग का आधा हिस्सा जम गया, लड़ने की क्षमता खो बैठा। सुनहरा मौका। ये देखकर जॉन्गली की आंखें चमक उठी, जाके मर, चिल्लाते हुए, और उसके हाथ एक और मुक्का बनाने के लिए इकट्ठे हुए बाई निंगबिंग की तरफ। ये वार बहुत भारी था, और जब बाई निंगबिंग जमीन पर था, वाटर शील्ड गू की रक्षा क्षमता आम से आधी से भी कम थी। अगर ये उसके सर पर लगता तो कोई शक नहीं था कि वो बाई निंगबिंग तुरंत मर जाता। चैप्टर एंड।